नमस्कार, जय भीम. मी ॲडव्होकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबळे, दैनिक बहुजन सौरभचा मुख्य संपादक. यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत. आजच्या परिस्थितीशी अवगत करणे हे बहुजन सौरभच्या यूट्यूब चॅनलचं महत्त्वाची भूमिका आहे. थोडक्यात देश विदेशातील खबरा बातम्या तुमच्यापर्यंत पोहोचवणे. आज अत्यंत महत्त्वाची बातमी म्हणजे बिहार आणि झारखंड या दोन्ही राज्यात ज्या पद्धतीच्या मोठ्या प्रमाणात घडामोडी झाल्या, असं वाटत होतं की BJPने फार मोठा काहीतरी हासिल केलं असेल. परंतु डेमोक्रेसीमध्ये अत्यंत एक महत्त्वाची बाब आहे की जरी एखादा लीडर इकडे तिकडे गेला तरी जनता मात्र त्याला समजून असते. आता ते दिवस नाही राहिले की एखाद्या कोणाच्या माणसाच्या मागे सर्वच्या सर्व जनता जाते, असं राहिलेलं नाही. आज महाराष्ट्रात जरी आपण पाहिलं, प्रकाश आंबेडकरांचं वर्चस्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे नाही आहे आणि म्हणूनच आम्ही सर्व लोकांनी त्यांना नाकारलं. अनेक ठिकाणी त्यांच्या जमानती जप्त झाल्या. याचा अर्थ असा नाही की आंबेडकरी समाज तिथे नाही, परंतु आंबेडकर समाजाला एवढी जाण आहे की त्यांनी काय करावं, काय करू नये आणि कुठे जावं. जरी एखादा लीडर तिथे गेला किंवा BJPच्या समर्थनार्थ आला किंवा रामदास आठवलेसारखे लोक जरी BJPकडे गेले तरी इथे आंबेडकरी समाज BJPला वोट नाही करणार. ही वास्तविकता आहे आणि तीच घटना संपूर्ण भारतात होईल. जरी BJPने 2-4 लीडर इकडून तिकडे नेलेही असतील तरी जनता मात्र ते काही होऊ देणार नाही. आज सर्वात महत्त्वाचा जर कोणता आज विषय आज तुमच्यासमोर असेल तर तो EVMचा आहे. मी आज दोन्ही व्हिडिओ, एक तर तिथली बिहार आणि झारखंडची जी बातमी आहे त्याच्यातले एक छोट्या क्लिप्स तुमच्यासमोर घेऊन येतो आणि लगेच त्याच्यानंतर आज ज्या EVMवरती EVPad आणि ह्या कसा घापला करतात आणि ज्या पद्धतीचं डेमॉन्स्ट्रेशन दिल्लीला चाललेलं आहे ते अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. आज तारीख 3 फेब्रुवारी. तुम्हा सर्व लोकांना आज लक्षात येईल की तिथं आज 4-5वा दिवस आज तिथे आंदोलनाचा सुरू आहे. EVMच्या विरोधामध्ये जन आक्रोश सुरू झालेले आहे. अनेक ठिकाणी त्याचे प्रतिसाद पडत आहेत आणि लाखोच्या संख्येमध्ये तिथे लोक येत आहेत. कालच्या एका व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की अनेक आपल्या आंबेडकरी जनतेने हे केले की जोपर्यंत रस्त्यावरती लोक येणार नाही तोपर्यंत या देशात ब्राह्मणशाही संपणार नाही आणि त्याच्यासाठी संपण्यासाठी लोकांनी रस्त्यावरती येणं अत्यंत गरजेचं आहे. चला बघूया, छोट्या क्लिप्स आहेत ते तुम्हाला त्याच्यावरनं तिथली सर्व परिस्थिती कळेल. मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं उनको मंत्री पद दे दिया गया. ठीक है, एक भारतीय जनता जदयू में मिल गए हैं, उनको मिला या मिलेगा, लेकिन निर्दलीय विधायक हैं उनको मिला और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है. तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है और हमने मांग किया था और बात भी सही है कि मगध क्षेत्र एक तरफ शेड्यूल कास्ट की बहुलता है तो दूसरे तरफ सवर्णों में भी कदावर नेता की आवश्यकता है और सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं. अनिल सिंह 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है. तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया. हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है. इसलिए आज जब पूछ रहे हैं तो पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी मगध में एक शेड्यूल कास्ट को मिला है तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए ताकि सवर्णों का वोट कंसोलिडेट होकर के हम लोग को मिले. इसलिए हमारी मांग है. तो 5 तारीख को होगा विस्तार. मैं तो समझता हूँ कि आपके माध्यम से अगर ये बात हो रही है
तो उनके कानों में जाएगी। हालांकि हम मुख्यमंत्री से भी बात किया है और फिर नित्यानंद राय जी से बात किया है जो कोऑर्डिनेटर थे, और अमित शाह जी से भी बात किया है। सिर्फ भाजपा के लोगों से हमारी बात नहीं हुई है, तो हम भाजपा के लोग से भी बात करना चाह रहे हैं कि आप मेजर दल हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप भी इस बात को रखिए कि ताकि हमको 2 पद लगता है डिमांड्स यही है कि हमको मिलना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो इनजस्टिस होगा। वैसी परिस्थिति में हम नहीं समझते हैं कि मेरे साथ कोई इनजस्टिस होगा, और मगर में सामाजिक वातावरण को बैलेंस करने के लिए आवश्यकता है कि वहाँ 2 पद हमको मिले। एक शेड्यूल कास्ट का मिला है तो एक सवर्ण को मिला है। महागठबंधन से भी काफ़ी देखिए, डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। आज तक आप 44 वर्ष में हम अपने पे से हम काम चलाते हैं, हमको और पैसा का कोई आमदनी या कोई बचत नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में यदि कोई ऐसा पाल रखा हो कि जीतन मांझी को हम पैसा से या पद से तौलेगा, तो उसकी मूर्खता होगी। और वो नहीं समझता है कि एक बार जब कमिटमेंट जीतन मांझी कर दिया तो उस कमिटमेंट के लिए वो अंत तक रहेगा। और आज वही है, हम एनडीए के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। कोई भी कुछ कहेगा, हम पद हमारे सामने कुछ नहीं। अमलेंदु जी, आप सुन रहे थे हम प्रमुख जो हैं जीतन राम मांझी किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें कोई पैसे से खरीद नहीं सकता। तो क्या नीतीश कुमार बिके हैं? सवाल यहां पर ये भी खड़ा होता है। लेकिन जो इससे बड़ी बात उन्होंने कही और ये कहा कि उधर हमें सीएम का पद मिल रहा था। मुझसे तो सीधी बात नहीं हुई, लेकिन मेरे परिवार वालों से बात हुई है। और हमने ये खबर जब चलाई थी तो ये बताया था कि संतोष मांझी को ही ऑफर किया गया है कि पहले तो ये कहा गया कि आपको डिप्टी सीएम बना देंगे, और उसके बाद अगर डिप्टी सीएम पर भी बात नहीं बन रही है और अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आपको सीएम बना दिया जाएगा, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहेंगे। ये बात हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं अमलेंदु जी, और लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने बड़ा खेल करने की कोशिश की है। और लालू यादव भी अभी एक तरीके से जो मृत्युंजय तिवारी का बयान आया है उसे ये साफ पता चल रहा है कि बिहार में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अब असली खेल शुरू हुआ है। चिराग पासवान नाराज हैं, जीतन राम मांझी का यह बड़ा बयान आया है। अगर बीजेपी उनकी मांगों को मान रही होती तो इस तरीके से वो मीडिया में आकर इन बातों का खुलासा नहीं कर रहे होते। अगर अमित शाह ने उनकी बातों को मान लिया होता तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती कि कैमरे पर आकर इन बातों को रखा जाए। अमलेंदु जी, आप समझ रहे हैं किस तरीके से अब मीडिया का सहारा लेकर जीतन राम मांझी ये अपनी बात जो है वो बीजेपी हाईकमान से मनवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बात जब अमित शाह तक पहुंच गई है, लेकिन वहां से कोई संकेत इन्हें नहीं मिला है। मतलब यह है कि आपको 2 मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। जी अमलेंदु जी, निश्चित तौर पे इसका मतलब साफ है, जैसा आपने भी कहा कि उनको मंत्रालय नहीं दिए जा रहे हैं, जीतन राम मांझी को 2 नहीं दिए जा रहे हैं और एक से ही उनको टरकाया जा रहा है। देखिए, ये बड़ा सवाल जो है वो बिहार में सरकार के अंदर ये उठेंगे अब, और उनके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराजगियाँ सब जो है वो होंगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को और जेडीयू के मंत्रियों को जो विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, तो इसके जरिए असल में भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश ने अपने विधायकों के अंदर एक जो शोभ है उसको रोकने की एक तरीके से कोशिश की है और ये बताने का संकेत दिया है कि ये विभाग जो है हम लोगों के पास है और ये आगे किसी को मिल सकते हैं। मतलब एक ही मंत्री को जिस तरीके से 10-10 विभाग दिए गए हैं, तो यही बताने की तरीके से कोशिश की गई है कि इसको जो है ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो असली खेल है आंचल जी, जो आपने कहा कि जो जिस तरीके से जीतन राम मांझी नाराज हैं, जिस तरीके से चिराग पासवान नाराज हैं, तो इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। वहाँ क्या जो समीकरण है उसको लेकर के अब जो एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा जो अभी तक हुआ नहीं है, जबकि वो सीटों का बंटवारा एनडीए में हो जाना चाहिए था, क्योंकि एनडीए में तो सब कुछ एक अकेले सब पे भारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके ऊपर भारी हैं, वो सबसे भारी व्यक्ति जो हैं वो अभी तक एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं कर पाए हैं। ना महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा हुआ है, ना बिहार में सीटों का बंटवारा हुआ है, ना उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं वो भी जो है लगातार वो अपना असंतोष जाहिर कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी अपना असंतोष जाहिर एक तरीके से कर चुके हैं, अनुप्रिया पटेल भी एक तरीके से अपना असंतोष जो है जाहिर कर चुकी हैं। तो बिहार के अंदर खासतौर से जो है जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है
और ये किस तरीके से आएगा वो सब देखने वाली चीज़ होगी। अब जो सबसे बड़ी बात है, जो मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता है, उनका बयान है कि खेल अब शुरू हुआ है। वो खेल जो शुरू हुआ है वो मुझे लगता है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया है, उस अविश्वास के प्रस्ताव के जरिए कोई खेल जो है मुझे लगता है वो शुरुआत हो सकती है, एक तरीके से कहा जाए। चूँकि इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं नीतीश कुमार भी कि अगर विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा तो नीतीश कुमार के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार भी जब भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष थे जो यही विजय सिन्हा, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये तो आपको याद होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच सदन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से तू मैं हो गई थी, हॉट टॉक हुई थी और वो सब कुछ हुआ था। किस तरीके से विधायकों की पिटाई हुई थी वो भी सब चीज़ दृष्टि जो है वो सामने आए थे। तो ये जो चीज़ें बिहार के अंदर चल रही, तो इससे नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि अगर आरजेडी का विधानसभा अध्यक्ष रहता है तो नीतीश कुमार के लिए काम करना थोड़ा आसान रहेगा, बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हो। क्योंकि नीतीश कुमार ने जब छोड़ा था भारतीय जनता पार्टी का साथ, तो छोड़ा ही इसीलिए था कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को तोड़ना चाहती थी, वहाँ कोई एकनाथ शिंदे तैयार करना चाहती थी। इसीलिए नीतीश कुमार जो थे वो भाग करके लालू प्रसाद यादव की शरण में पहुंचे थे और फिर जाकर के उन्होंने राबड़ी देवी से माफ़ी तराफी सब जो की थी जाकर के। तो अब ये जो परिस्थितियाँ कुल मिलाकर के इस समय दिख रही हैं, उसमें नीतीश कुमार ये सोचते होंगे, जो समझा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो आरजेडी का बना रहे, तो उसके जरिए हो सकता है वहीं से कोई खेल की शुरुआत हो और अपने ही कुछ विधायकों से नीतीश कुमार जो है वो क्रॉस वोटिंग करवा के उसको विधानसभा अध्यक्ष को बरकरार रखें। ये जो एक चाल हो सकती है नीतीश कुमार की। वीवीपैट नहीं था, केवल बैलेट यूनिट होता था। इस तरीके का बैलेट यूनिट होता था। दोनों का निकाल दिखा दो। चुप रहो यार, दिखाई नहीं देगा। ठीक है ठीक है ठीक है। चुनाव आयोग को कि आपका ईवीएम है, उसमें वोटों की हेराफेरी हो सकती है, इसे आप ज्यादा वेरीफाइएबल बनाइए। तो 2011 के अंदर ये वीवीपैट चुनाव आयोग ने जोड़ा है। वीवीपैट करता क्या है, वोटर जिस सिंबल को वोट देगा वो वीवीपैट में उस सिंबल की पर्ची देखता है, वो उस सिंबल की उसमें पर्ची देखता है। तो ये इसे वेरीफाइएबल कैसे कहते हैं, आपने जिस सिंबल को वोट दिया वीवीपैट में, आपने उस सिंबल की छपी हुई पर्ची देखी, तो ये वेरीफाई हो गया कि आपने जहां वोट दिया वीवीपैट में वही पर्ची देखी, तो आपका वोट चोरी नहीं हो रहा। ये आर्गुमेंट के साथ में वीवीपैट भारत में 2012 में लाया गया। जब वीवीपैट आया था तो वीवीपैट का जो ग्लास है वो व्हाइट था, ये जो ग्लास है ये इस तरीके से व्हाइट ग्लास होता था। ये जो लेफ्ट में है, इधर दिखा के, ये जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में जो इमेज है वीवीपैट का ग्लास व्हाइट होता था 2012 में। और 2017 जून में इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट के सभी ग्लास को, व्हाइट जो ग्लास था पारदर्शी, उसे काले कांच से बदल दिया। यानी 2017 के बाद से भारत में जो वीवीपैट इस्तेमाल हो रहे हैं उनका जो कांच है वो व्हाइट नहीं है, काला है। तो कांच, एक और बदलाव क्या हुआ, पहले वीवीपैट में लाइट जो है वो 15 सेकंड के लिए जलती थी, उसे घटाकर 7 सेकंड तक किया गया। ये जो दो बदलाव हुए वीवीपैट में, पहला व्हाइट कांच को ब्लैक किया गया और लाइट जलने की अवधि को 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड किया गया। ये दो बदलाव होने के बाद वीवीपैट में कागज के वोटों की चोरी कैसे हो सकती है वो यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, मैं भीलवाड़ा से आया हूँ। इसके अंदर वोट चोरी करने का जो प्रोग्राम है वो राहुल की मुंबई मेहता अहमदाबाद के सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उन्होंने लिखा। अब मैं आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ कि कागज के वोटों की चोरी कैसे होती है।
जब आप वोट करने जाते हैं तो वोट देते हैं। तो फिर वोट डाल देना जंतर अरे माइक हाँ, करो। जब आप वहां पे वोट देने जाते हैं, सिंबल पे वोट करते हैं, आप उसकी पर्ची देखते हैं और आ जाते हैं, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ उसमें वोटों की चोरी कैसे होती है। तो ये मैंने वीवीपैट रखा है, ये मैंने वीवीपैट रखा है। अब कोई दो वोटर को मैं वोट करा के दिखाऊंगा, पहले आप देखिए इसमें ये वीवीपैट है जिसे आप देख रहे हैं, इसको डेमो करके दिखाया जा रहा है। ये जंतर मंतर पर इसे डेमो करके दिखाया जा रहा है, इससे देख सकते हैं ये ईवीएम मशीन है और उधर वीवीपैट है जिसे भानु प्रताप और एडवोकेट महमूद प्राचा भी दिखा रहे हैं। इसे देख सकते हैं आप, इसका डेमो करके दिखाएंगे कि किस तरह से ईवीएम को हैक किया जाता है और पर्ची किस तरह से निकाली जाती है। ये देख रहे हैं अंदर लाइट लगी है, एक बल्ब लगा है उसमें। ये वीवीपैट है जिसे खोल के दिखाया जा रहा है, डेमो करके दिखाया जा रहा है। इसे आप देख सकते हैं जिस तरह से ईवीएम को किस तरह से हैक किया जा सकता है, कि कैसे किया नहीं जा सकता है, इसे आप देख सकते हैं। ये ब्लैक कांच है जिसे ब्लैक शीशा लगा हुआ है, इसमें जिसे देख सकते हैं ये ईवीएम मशीन है। इसे सब कुछ दिखाया जा रहा है, इसे खोल के दिखाया जा रहा है। इसमें कोई भी अभी पूरा डेमो दिखाया जा रहा है, इसे आप देख सकते हैं किस तरह से। आज एक सुंदरशी एक क्लिप तुमच्यासमोर घेऊन येतो आहे। तुम्ही ऐकलं असेल की जीवक बुद्धकालीन बुद्धाच्या वेळेस तिथे मोठे वैद्य होते। आज अजूनही जीवकांनी जे जे काही औषधोपचार आणि ज्या पद्धतीच्या औषधी त्यांनी तयार केलेल्या होत्या त्या आजही जगात संपूर्ण ठिकाणी त्याचं मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याच्यात मान्यता आहे। त्यावेळेस आयुर्वेदिक हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय होता, कारण त्यावेळेस आजच्यासारख्या मशीना उपलब्ध नव्हत्या। आता त्याच्यातले जे गुणधर्म आहेत ते त्यांनी नवीन नवीन पद्धतीने आणि जसं जसं सायन्स वाढलं त्याच्यामुळे बायोकेमिस्ट्री वाढली, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री वाढली, ते घटक त्याच्यातनं घेऊन आज ॲलोपॅथीने नवीन आपली दिशा दिलेली आहे। परंतु या सर्वाच्या मागे जर उगम कुठलं असेल तर ते जीवकांचं आहे। कोण होते हे जीवक? जीवक हे बिंबिसार आणि आम्रपाली ह्या दोघांपासून झालेल्या त्याची उत्पत्ती आहे। आणि ज्यावेळेस आम्रपाली बिंबिसारची राणी होती, पट्टराणी होती ती, आणि तिच्यापासून झाल्या, आणि ज्यावेळेस अजातशत्रू जसा जसा मोठा होत असतो त्याला त्याची भीती वाटते आणि बिंबिसार हा तिला वैशालीला घेऊन जातो आणि वैशालीमध्ये तिचं नंतर मोठी होते तिथेच, आणि त्याच्यानंतर ती एका प्रेमात पडते। तुम्हाला माहिती आहे की अजातशत्रूच्या प्रेमात पडते आणि मग ती स्टोरी आहे। मला त्याच्यात यापेक्षा एक महत्त्वाचं तेवढं सांगायचं की जीवकला ज्यावेळेस ती आम्रपाली म्हणते की तुला तुझ्या याच्यावरती आम्ही राजमुकुट टाकायचा विचार आहे, कारण आम्ही दोन्हीकडे तुला एक मी मगधची राणी करू शकली असते मी ते, परंतु तो जीवक म्हणते की मला त्याच्यात इंटरेस्ट नाही, मला त्याच्यात काही जाण्याचं नाही, मला बुद्धाच्या प्रती जी आस्था आहे आणि मला त्याच्यातनं शांती पाहिजे आहे। आणि त्याच्यानंतर ती एक सुंदरशी कथा बुद्धकालीन तुमच्यासमोर आम्ही आता दाखवत आहोत। तुम्हाला फार आनंद होईल, बघूया आपण ती कथा। अपने हाथ से खिलाऊंगी तो खाओगे ना? माँ बनने में कितनी विडंबना है। अपने शिशु के लिए हर क्षण उचित और अनुचित के बीच चुनाव करना होता है। अपने पुत्र के लिए निर्णय करना सर्वथा कठिन होता है। पता नहीं फल अच्छा हो या बुरा। यदु ने मुझे सारी बातों से पहले अवगत कर दिया है। मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। इस बार मैं जीवन के दो रास्तों में हूँ। यदि मैं मगध की महारानी बनती हूँ तो भविष्य में तुम्हें मगध की राजगद्दी मिल सकती है, और वैशाली में देशद्रोही होने का कलंक आप जीवन भर उठाएंगी। आप अपने पुत्र के लिए अजातशत्रु पर भरोसा कर रही हैं। वो अजातशत्रु
जिस पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। पर जीवक, तुम्हारा भविष्य, जो भविष्य अनिश्चित है उसके लिए मैं अपनी माँ को उनका वर्तमान बिगाड़ने दूं? तुम्हारे उत्तम विचार, ये मेरे विचार नहीं है माँ, ये उनके विचार हैं जिन्होंने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। माँ, मैं राजा बनना नहीं चाहता। जीवक, सुख के भंडार खोलेंगे, परंतु दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी माँ। ऐसा कौन सा राजा है जो दुखों से मुक्त है? माँ, जिन्होंने मेरे दिशाहीन जीवन में नया मार्ग दिया हो, उद्देश्य दिया हो, मैं उनकी शरण में जाना चाहता हूँ। बुद्ध की? हाँ माँ, मैं बुद्ध के संग सम्मिलित होकर भिक्षुओं की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा वैद्य बनना सार्थक तो हो माँ। माँ, मुझे अनुमति नहीं देंगी बुद्ध की शरण में जाने के लिए? धन्य हुई मैं तुझ जैसा पुत्र पाके, जिसने बिना एक क्षण विचलित हुए राजगद्दी को ठुकरा कर बुद्ध का सेवक बनना चाहा। उस सुपुत्र को मैं ना कैसे कह सकती हूँ? पर ये अश्रु क्यों? ममता के मुंह में आंखें भर आई। आपको सर्वथा मुझ पर गर्व रहेगा। मैं वचन देता हूँ, मैं आज अभी बुद्ध के पास जाना चाहता हूँ। चला तर आज बघूया बहुजन सौरभचा आज 3 फेब्रुवारीच्या याच्यात महत्त्वाचे काय काय घडामोडी झाल्या। चंपाई सोरेन यांनी झारखंडमध्ये नवीन मुख्यमंत्री म्हणून उदयास आलेले, अत्यंत लर्नेड आहेत आणि त्यांनी शपथ घेतली। अनेकांना असं वाटत होतं की BJP एवढ्या लवकर त्यांना सत्ता देणार नाही आणि इथपर्यंत बोलल्या गेलं होतं की बहुधा काँग्रेसवाल्यांनी जेवढे त्याचे आमदार होते ते हैदराबाद इथे नेण्याचं सुरू केलं होतं आणि चार्टर फ्लाईटनी सर्व बसणार, परंतु तिथे हैदराबादच्या भागात वेदर इतकं खराब होतं की त्याच्यामुळे ते शक्य झालेलं नाही आणि मग मधल्या पिरियडमध्ये मग BJPनी म्हणजे राज्यपालांनी ग्रीन सिग्नल दिली आणि चंपाई सोरेन यांनी मुख्यमंत्र्याची शपथ घेतल्याचं ते तुम्हाला दिसेल। आज त्याच्या शेजारी आम्ही भुजबळांना भाजप ओबीसींचा देशव्यापी चेहरा बनविणार अंजली दालमिया यांनी आरोप लावलेला आहे की BJPने आता भुजबळांना हा भाजपचा ओबीसी चेहरा बनवून पुन्हा इलेक्शनमध्ये आणण्याची परिस्थिती निर्माण केलेली आहे। त्याच्या शेजारी आम्ही शिक्षकांनी फिरवली पाठ, पालकांनी शाळेला ठोकले टाळे, शहापूरची ती बातमी आहे। तिथे 2 शिक्षक होते, 70-80 विद्यार्थी होते, दोनही शिक्षक तिथे गायब असल्यामुळे संतप्त झालेल्या लोकांनी शाळेला ताला ठोकला। ही सुंदरशी बातमी आज आम्ही लावलेली आहे। विदर्भात महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला ठरला, जे काही अनेक दिवसापासून सुरू होतं ते संपत आलेलं आहे आणि आता एक उद्धव ठाकरेंची एक सुंदरशी बातमी आम्ही पानिकवरती घेतले। त्यांचं म्हणणं आहे की पाठ केली की भाजप वार करायची संधी कधीही सोडत नाही उद्धव ठाकरे। त्यांनी अनेक गोष्टीचे उल्लेख हे करून त्यांना छोटा गद्दार असे म्हटलेले, छोटा गद्दार मोठा गद्दार अशा पद्धतीचे त्यांनी हे केलेले उल्लेख। त्याच्या शेजारी आम्ही लावलेली आहे सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू होणार, प्रश्नार्थी चिन्ह आहे, अजून निश्चिती झालेली नाही। त्याच्या शेजारची बातमी, भारतीय वायुसेनेवर सायबर हल्ला, अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे दिल्लीची। त्याच्याच खाली आज आम्ही चिखलीतील जिनिंगमध्ये आग, 10 लाखाचे नुकसान, मृत्यू अटळ आहे, जीवनात सहकार्य करा, 22वा मनस्मरण दिवस, निर्वाण वामनराव कृष्णा घाटे, अत्यंत बाबासाहेबांच्या सोबतचा त्यांचा सहवास होता, त्यांच्यावरती एक सुंदरसं आज त्यांची एक बातमी बातमी नाही आपण एक जाहिरात लावलेली आहे। ट्रेड फेअरची जाहिरात आहे, संजीवनी सखी मंचची जाहिरात आहे। आज बघूया आपण 4वरती आम्ही काय काय दिलेले। नागपुरात एकत्रित होणार इतिहासकार व सामाजिक कार्यकर्ते, अनेक लोकांशी आमच्या त्या दिवशी बोलणं झालं की त्याचा पर्पज काय राहील, परंतु पर्पज काय असो की तिथे झाल्याच्या नंतरच कळेल। उद्या परवापर्यंत संपूर्ण आम्हाला अहवाल त्याच्यातला प्राप्त होईल। ज्ञान विपස්සना साधना शिबिराची सांगता नागपूर इथे सुरुवात झालेली आहे। कोरोना काळातील कालकथित स्मृतिग्रंथ आमचे मित्र डॉक्टर धनराज डहाट यांनी ते लिहिलेलं आहे की कोरोनाच्या काळामध्ये आम्ही लोक किती गमावले, आंबेडकरी समाजातील महत्त्वाचे जे लोक गेलेले त्याच्याबद्दल सुंदरसं एक ग्रंथ प्रकाशित झालेलं आहे। कवी प्राध्यापक भीमराव गायकवाड समाज भूषण पुरस्काराने सन्मानित।
3 फेब्रुवारीला स्तूप प्रदर्शना व बुद्धवंदनाचा समारोह। आज पुन्हा आम्ही लिहिलेलं आहे की विजुष्टा ग्रामीणची कार्यकारिणी स्थापना हिंगण्याची बातमी आहे। विदर्भ ज्युनियर कॉलेज ऑफ टीचर्स असोसिएशनची ती बातमी आहे। एक त्याच्या शेजारी आम्ही बातमी लावलेली आहे, बुद्धिस्ट सर्किट जाहीर करण्याकरिता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शिष्टमंडळ भेटले। आमच्या महिला ज्या आहेत बावनकुळे यांना भेटल्या आणि त्यांना एक निवेदन दिलं की सर्किट बेंचला लवकरात लवकर सुलेखा कुंभारे यांची ती बातमी आहे आणि लवकरच होईल असे आश्वासन त्यांना मिळालेलं आहे। अंधश्रद्धेपायी विहिरीत ढकलून नरबळी देण्याचा प्रयत्न, ही वर्धा इथली बातमी आहे। अत्यंत घाणेरडी बातमी, म्हणजे याच्यात किळसवाणी घटना तिथे घडलेली आहे, ती बातमी आम्ही दिलेली आहे। आम्ही सर्व आंबेडकरवादी आज दुपारी 2 वाजता संमेलन। त्याच आज पान 2 वरती बघूया, शनिवार असल्यामुळे आज आमचा अग्रलेख आहे। अग्रलेख आम्ही आज महत्त्वाची अग्रलेख घेतलेला आहे, तो म्हणजे गरीब व मागासलेले लोक हे भारताच्या बजेटवर भार आहेत का, बजेटवरच्या संबंधातला तो आमचा लिहिलेला आहे आणि त्याचं विश्लेषण देणारं एक सुंदरसं आज आम्ही लेख इजेड खोब्रागडे यांचा घेतलेला आहे। त्याच्याच खाली आहे केंद्राचे बजेट 2024 आणि 25, त्याच्यासाठी SC ST OBसाठी काय दिलेलं आहे, एक उत्कृष्ट त्यांनी प्रश्न केलेला आहे। तसंही बजेटमध्ये दरवर्षी SC STच्यासाठी खूप मोठं बजेट करतात, परंतु त्याच्यात ते पुन्हा बजेट जसंच्या तसंच ते पुन्हा परत दुसरीकडे डायव्हर्ट करतात। या बजेटला काही अर्थ राहत नाही। जर एखाद्या बजेटमध्ये जर पैसा फक्त तरतूद करायची परंतु पैसा रिलीज करायचा नाही, ह्याला काही अर्थ नाही। लोकांना मूर्ख बनवण्याचं काम आहे ते। आद्य क्रांतिकारक नरवीर उमाजी नाईक, एक सुंदरसा लेख श्याम ठाणेकर यांचा आहे। ज्यावेळेस ब्रिटिश सरकारांचं इकडे भारतामध्ये आले त्यावेळेस जे लोक स्वातंत्र्यासाठी, स्वातंत्र्य म्हणण्यापेक्षा त्यांना थांबवण्याचं ज्या काम केलं त्याच्यातलं सर्वात महत्त्वाचं नाव राजे उमाजी नाईक यांचं होते। त्यांच्यावरती एक सुंदरशी एक आज आमचा लेख आहे। त्याच्याच खाली आज आम्ही आमचे मित्र ज्ञानेश्वर रक्षक यांचा सुंदरसा लेख, आम्ही भारताचे लेख याच्या अंतर्गत आम्ही तो दिलेला आहे, क्रमशः आहे, तोही वाचनीय आहे। आज बघूया पान 4 मध्ये अमळनेरच्या दारी विद्रोहाची द्वारी, एक अनुज हुलके यांचा सुंदरसा लेख आज आम्ही त्याच्यात दिलेला आहे, अत्यंत वाचनीय आहे, वाचायला पाहिजे तुम्ही सर्वांनी। विविध शूद्रातूनच शूद्रातिशूद्र जाती जमातीचे उगमस्थान मूलता पशुपालकच, आज पशुपालकांना त्यांनी धरून एक होमेश भुजाळे यांचा तो लेख आहे आणि त्याची जी त्यावेळेची अवस्था ते दिलेली आहे। परंतु बघा याच्यातही पशुपालनच्या ह्याच्यामध्ये आज आपण पोल्ट्री फार्ममध्ये जर आम्ही विचार केला तर आज श्रीमंत लोकांच्या हातात आज पोल्ट्री फार्म्स आहेत आणि आता भटकं जीवनापेक्षा पोल्ट्री एक मोठमोठ्या फार्मिंगमध्ये आज आम्ही त्याच्यात मोठं उत्पादन करतो आहे। ते हे आता कन्सेप्ट जरी बदलले परंतु पुढच्या भागामध्ये त्याच्यात येईल। आज भाग 1चा आम्ही भाग दिलेला आहे, उद्या आमचा पुन्हा दुसऱ्यांदा भाग राहील। त्याच्या शेजारी महार 100 वर्षापूर्वी लढले नसते तर काय झालं असतं, श्याम मानव तागडे यांचा आहे। आज तुम्हाला भीमा कोरेगावची सर्वांना आठवण आहे। आज भीमा कोरेगावला 100 वर्ष झाले आणि तिथूनच आमची क्रांतीची सुरुवात झालेली आहे। म्हणूनच बाबासाहेब भीमा कोरेगावला दरवर्षी न चुकता जायचे। अत्यंत महत्त्वाची घटना आणि सुंदरसा लेख त्यांनी लिहिलेला आहे। धर्मांतरानंतर आरक्षणाबाबत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका, एक प्रश्नोत्तराच्या काळातनं केलेलं बाबासाहेबांनी ज्याच्यावरती उत्तरं दिलेलं आहे, अनिल वैद्य यांनी सर्व संकलन केलेलं आहे। चांददेव खवरमडे याच्यातलं आहे आणि वेगवेगळ्या याच्यामधले संदर्भ त्यांनी दिलेले आहे। बाबासाहेबांच्या चरित्र डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व साधन खंड 18 मध्ये च्या याच्यात आहे आणि पुन्हा 18 मध्येच अनेक त्याचे संदर्भ तुम्हाला तिथे वाचायला मिळतील। अशा पद्धतीने आम्ही आज बहुजन सौरभचे 4ही पानं कंप्लीट केलेले आहेत। तुम्हाला पुन्हा एकदा मी विनंती करतो की तुम्हा ज्या लोकांना शक्य होत असेल त्यांनी आपला जास्तीत जास्त बहुजन सौरभचे याला सर्क्युलेट करा आणि आजच्या परिस्थितीशी अवगत असणाऱ्या सर्व बातम्या लोकांना समजू द्या। अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे आणि लोकांना शॉर्टकटमध्ये समजून आलं पाहिजे आणि EVMच्या माध्यमातून सर्व लोकांची जागृती करा। EVMची लढाई आज आपल्यालाच करायची आहे
आज भीमा कोरेगावच्या नंतर आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायाची आज अत्यंत गरज आहे आणि त्याच्याशिवाय दुसरं कोणी करणार नाही. OBC वरती अजिबात अवलंबून राहू नका. आज बाबासाहेबांच्या विचाराला जर तुम्हाला प्रोटेक्ट करायचं असेल तर आज तुम्हाला ते सर्व करावं लागेल. एवढंच बोलतो आणि थांबतो. तोपर्यंत जय भीम.